प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल को 5 फेजेज में डिवाइड किया गया है और 2 बेसिक पार्ट्स थे उनके। 2 बेसिक पार्ट्स में एक था इंटरफेज जिसमें G1, S और G2, तो 3 फेजेज यहां हो गई, और दूसरा यंग फेज था और यंग फेज में 2 फेजेज थी, एक माइटोसिस की थी और एक साइटोकाइनेसिस की थी। माइटोसिस मींस डिवीजन ऑफ कैरियन, कैरियन के मतलब होता है न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से टोटल सेल साइकिल में 5 फेजेज हो गई, G1, S, G2, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस। लेकिन माइटोसिस को सब डिवाइड किया गया है स्टेजेस में, कहीं कहीं फेजेस लिखा गया है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनली माइटोसिस को सब डिवाइड किया गया है स्टेजेस में। तो पहली स्टेज होती है प्रोफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज, एनाफेज स्टेज और टेलोफेज स्टेज। एक इंटरफेज सेल है, एनिमल सेल, जिसको माइटोसिस में जाना है। ये सेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है और ये क्रोमैटिन है जिसका रेप्लिकेशन यस फेज में हो गया रहता है। ये सेल जो है और ये क्रोमैटिन जो है, ये क्लियरली क्रोमैटिन विजिबल नहीं होगा लाइट माइक्रोस्कोप में। और यहाँ पर सेल के अंदर एक सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम वो रीजन होता है जो अपने अंदर एक पेयर सेंट्रियोल्स को रखता है। उन सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन G2 फेज में हो जाता है और ये रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल्स हैं। तो एक तरह से एक सेंट्रोसोम ये हो गया और एक सेंट्रोसोम ये हो गया, और उस सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट करते हैं। वो न्यूक्लिएशन सेंटर है, वहां से रेडिएट करते हैं, बनते हैं। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां पर बनेंगे और सनबर्स्ट जैसा स्ट्रक्चर होगा या स्टार जैसा स्ट्रक्चर बनता है। उस स्टार जैसे स्ट्रक्चर को एस्टर कहा जाता है। अब इस सेल को माइटोसिस के थ्रू जाना है, तो जो पहली फेज आएगी वो प्रोफेज की आएगी। प्रोफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन तो G2 फेज से स्टार्ट हो जाएगा, जब से उसकी सिंथेसिस यस फेज में हो जाती है। तो यहां पर दिखने लगेगा क्रोमोसोम्स कंडेंस करेगा और लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाएगा। जो सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है वो डिसअसेंबल हो जाएगा और माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक करेगा और एट द एंड ऑफ प्रोफेज टोटल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो प्रोफेज को भी सुविधा के लिए अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में डिवाइड कर लेते हैं। तो प्रोफेज में सब मिला के यही होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज के एंड में ब्रेक कर जाएगी और क्रोमोसोम्स विजुअल हो जाएंगे। ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जो कि ऑलरेडी यस फेज में रेप्लिकेटेड है या डुप्लीकेटेड है। आप जानते हैं कि क्रोमोसोम 2 चीज से मिलकर बनता है, क्रोमैटिन, एक डीएनए होता है और एक प्रोटीन होती है। तो डीएनए और प्रोटीन के मिलने से क्रोमैटिन बनता है और क्रोमैटिन जो है न्यूक्लियस के अंदर डिस्पर्स रहता है, वो विजिबल नहीं होता है। जब ये कंडेंस होता है तब ये विजिबल हो जाता है। तो अब ये कंडेंस हो रहा है, तो ये एक मेटाफेज क्रोमोसोम है। इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के हैं, और इसमें एक सेंट्रोमियर पाया जाएगा। यहाँ देखिए सेंट्रोमियर लेवल किया गया है। तो सेंट्रोमियर क्या होता है? एक नैरोड रीजन है, नैरो वहां पर जाके हो जाता है और उस नैरोड रीजन को सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर के आइदर साइड में पोल को फेस करते हुए 2 डिस्क लाइक या बटन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, जिनको कहा जाएगा, ये देखिए ब्लैक बट काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर जो है स्पिंडल फाइबर्स के अटैचमेंट की पोजीशन बनता है। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इसी काइनेटोकोर से आके अटैच होते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये पोल बनाएंगे, दोनों पोल से ओरिजिनेट होते हैं। तो ये स्टार टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में एक इंटरमीडिएट फेज और आ जाएगी जिसको कहा जाएगा प्रोमेटाफेज। तो प्रोमेटाफेज में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो काइनेटोकोर से अटैचमेंट शो करने लगेंगे और जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सफल करेंगे बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे जाके। बिल्कुल अभी इक्वेटोरियल प्लेट पर तो नहीं आए हैं, इनकी कोशिश रहती है कि इस इक्वेटोरियल प्लेट पर अपने को अरेंज किया जाए। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम्स अपने को सेल के इक्वेटर पर अरेंज करते हैं। अब इक्वेटर को ये समझिए कि ये सर्कुलर सेल है, तो एक इमेजिनरी लाइन जो सर्कल में होगी, बीचों बीच होगी, उसी को कहेंगे इक्वेटर। और उसी पर जब क्रोमोसोम्स अरेंज कर जाते हैं तो उसी को कहा जाता है मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट पर जो क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं उनका कंडेंसेशन, उनकी शार्टनिंग और थिकनिंग मैक्सिमम हो जाती है और वो क्रोमैटिन को करीब 10,000 बार अगर कंडेंस कर दिया जाए तो उतने के बराबर एक क्रोमोसोम शार्ट और थिक हो जाते हैं, क्लियरली विजुअल हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है, क्रोमोसोम का जो आकार देखा जा सकता है, वो सबसे अच्छा मेटाफेज और एनाफेज में ही देखा जा सकता है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी मॉर्फोलॉजी उसकी है। सेंट्रोमियर जो है एनाफेज स्टेज आने पर वो सेंट्रोमियर बीच से स्प्लिट करेगा सभी क्रोमोसोम्स का, और जब वो स्प्लिट करेगा तो एक क्रोमोसोम से अब ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उनके थ्रू ये जाएंगे, वो खींचेंगे उधर, और ये जो काइनेटोकोर है ये लीड करेगा पोल की तरफ जाने में, ये लीडिंग रोल अदा करेगा। तो देखिए डायग्राम की सुविधा के लिए तो 2 ही क्रोमोसोम शो किए गए हैं और दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं बीच से स्प्लिट करेंगे, तो 2 क्रोमोसोम इस पोल पर जाएंगे और 2 क्रोमोसोम इस पोल पर जाएंगे। माइटोसिस
साइटोकाइनेसिस की ये विशेषता होती है कि जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में रहते हैं, डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम्स रहते हैं। इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है या होमोटिपिक डिवीजन कहा जाता है। तो ये दोनों सेल्स जो हैं बनने लगेंगे और टेलोफेज स्टेज आने पर एक सर्कुलर क्लीवेज फरो बनेगी। सेल के चारों तरफ से वो फरो जो है डीप जाएगी और ये फरो दोनों तरफ से धंसती जाएगी और अंत में इस सेल को दो भागों में डिवाइड कर देगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होने लगेगी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से अपने को रिफॉर्म करेंगे और क्लीवेज फरो डीप होगी और एक सेल से साइटोकाइनेसिस के द्वारा दो सेल डॉटर सेल्स बन जाएंगी। ये दोनों डॉटर सेल्स एनिमल सेल्स के हो गए। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होती है क्योंकि प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और इसमें क्लीवेज फरो नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में एक रिजिड सेल वॉल होती है, कठोर होती है, इसलिए उसको अंदर धंसाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए इसमें प्लांट सेल्स में गोल्जी डेराइव्ड वेसिकल्स बीच में आती हैं सेल के और उसमें दूसरी वेसिकल्स फिर वहां से आके इसके साथ अटैच होती जाती हैं और वो सेल वॉल के प्रीकर्सर्स रखते हैं जिससे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और ये एक दूसरे से वेसिकल्स अटैच होके एक प्लेट का फॉर्मेशन करती हैं सेल के ठीक बीचों बीच, जो कि इक्वेटोरियल प्लेट बनता है और ये प्लेट के कंप्लीट हो जाने पर एक सेल जो है डिवाइड होके दो सेल बना देता है।